चलें जी, हम सवाल सॉल्व करते हैं अपने न्यूमेरिकल सेल्स टैक्स के। सबसे पहले हम सवाल देखते हैं, दैट इज जे एफ एसोसिएट्स। उसको डिस्कस करते हैं, क्या है और कैसे है, कैसे नहीं है, उसको हम लेके चलते हैं। रिक्वायरमेंट है इसकी, इन द लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड रूल्स मेड देयर अंडर, जो इसके रूल्स वगैरह हैं उसके ऊपर भी हमने क्या करना है, हमने बताना है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स पेएबल बाय या रिफंडेबल टू JFA एंड इनपुट टैक्स टू बी कैरी फॉरवर्ड इफ एनी फॉर द टैक्स पीरियड अगस्त 2023। इसने हमें यहाँ पे चीज़ें गिवन कर दी। हमने क्या करना है, हमने सारी कैलकुलेशन अब इन रिक्वायरमेंट्स के परस्पेक्टिव पे देख के चलनी है। न्यूमेरिकल्स में आपने क्या करना है, आपने एक असूल जो है वो लेके चलना है। उस असूल को आपने भूलना नहीं है। वो है कि रिक्वायरमेंट जो है वो आपने 3 बार पढ़नी है। ये जो रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट आपने 3 बार पढ़नी है। पता हो कि क्या कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं और क्या कुछ कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट है हमारे पास, जे एफ एसोसिएट्स इज रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एज अ मैन्युफैक्चरर। अब चूंकि यहाँ पे बात मैन्युफैक्चरर की हो रही है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं ताकि हमें पता हो। Following information has been provided by JFA for the month of अगस्त 2023। अगस्त 2023 के बारे में उसने कुछ हमें इंफॉर्मेशन बताई है। मैन्युफैक्चर, ये याद रखना है, मैन्युफैक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम पढ़ के आ चुके हुए हैं कि मैन्युफैक्चर वगैरह जो ड्राइंग्स वगैरह करता है, जो पर्सनल यूज के लिए गुड्स वगैरह इस्तेमाल कर रहा होता है, वो भी क्या होती हैं, वो भी उसकी सप्लाई जो है वो कंसिडर होती हैं। अब इसने सप्लाईज की हैं। अब मैं पेपर में पढ़ने की बात कर रहा हूँ, पेपर के पर्सपेक्टिव से सप्लाईज की हैं। आपको पता है इसका सारा ताल्लुक कहाँ जाना है, आउटपुट टैक्स के साथ जाना है। तो जब पेपर में सवाल पढ़ रहे हैं ऊपर मेंशन कर दीजिएगा। टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन 75 मिलियन गुड्स की हैं, ओके। इसके ऊपर हमें पता है रेट लगना है 18%। टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन हमें पता है 18% रेट लगना है। हाँ, अनरजिस्टर्ड है, इसको फौरी तौर के ऊपर आपने पेपर के ऊपर स्टार कर लेना है। क्यों? बिकॉज हमें पता है जब हम अनरजिस्टर्ड बंदों को सप्लाई करेंगे तो उसके ऊपर 4% फटर टैक्स हमारा चार्ज हो रहा होता है। सो दैट्स वाई हम क्या करेंगे, हम इसको हाईलाइट कर देंगे। फिर एग्जाम्ड गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। अब एग्जाम्ड गुड्स का मुझे पता है कोई किसी किस्म का टैक्स चार्ज नहीं होता। एक्सपोर्ट्स टू सऊदी अरेबिया, ये है 0%। अब ये इतना इंफॉर्मेशन पढ़ के मेरे माइंड में एक चीज क्लैरिफाई हो जानी चाहिए कि अगर मेरे पास मल्टीपल सप्लाईज है, मतलब मेरे पास नॉर्मल टैक्सेबल सप्लाईज भी हैं, मेरे पास जीरो रेटेड सप्लाईज भी हैं, मेरे पास एग्जाम सप्लाईज भी हैं, या अगर 2 सप्लाईज भी होती तो मेरे लिए इस पेपर में अपोर्शनमेंट जो है वो वाजिब हो गई है। तो मैंने अपोर्शनमेंट जो है वो क्या करनी है, वो मैंने लाजमी करनी है। इस सवाल में मल्टीपल सप्लाईज देख के ही मुझे क्या हो गया, यहाँ पे अंदाजा हो गया है कि मैंने क्या करनी है, इसमें अपोर्शनमेंट करनी है। अब हम चलते हैं आगे। कहता है जी एडिशनल इंफॉर्मेशन पे। अब यहाँ पे आपने इन इंफॉर्मेशन को सवाल के साथ कनेक्ट करना है। कहता है सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड, इसकी इसकी बात हो रही है, इसमें शामिल है। इंक्लूड का मतलब है कि इस 75 मिलियन लाख में ये शामिल है गुड्स वर्थ रुपीज 560,000। कुछ गुड्स थी 5,60,000 रुपए की, जो हमने बेची है एक न्यू कस्टमर को डिस्काउंट के ऊपर 20% के ऊपर। और हालांकि हम डिस्काउंट कितना देते हैं, 10% डिस्काउंट देते हैं। तो हमने इसे क्या दिया है, हमने इसको 10% डिस्काउंट एडिशनल दे दिया है। तो ये एडिशनल डिस्काउंट क्या हो जाएगा, हमारा एड बैक हो जाएगा। हम इसका ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। ओके, देखते हैं कैसे होता है। फिर एन इनवॉइस इश्यूड टू कासिम इरोनियसली फॉर रुपीज 590,000 एंड वेयर एज द करेक्ट अमाउंट ऑफ इनवॉइस वाज 950। हमने उसको 590 की इनवॉइस दे के उस पर सेल टैक्स दे दिया है, हालांकि असल इनवॉइस जो है वो 950 की है। तो हम डिफरेंस लेंगे और डिफरेंस में जो भी एक्सीडिंग अमाउंट आएगी हम उसे क्या कर लेंगे, हम उसको एडजस्ट करवा लेंगे। ओके, तो ये सिर्फ इसकी बात थी। उसके बाद सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड सेल ऑफ रुपीज 28,500 टू एंड कंज्यूमर। अब यहाँ पे इसकी बात हो रही है, तो मैं पेपर पे ही बैठ जाऊंगा। अगर मैं आपके लेवल पे हूँ, पेपर दे रहा हूँ, तो मैं इसको ऐसे हाईलाइट कर लूंगा कि इसमें एडजस्टमेंट है कि इसमें 28,500 गुड्स जो है एंड कंज्यूमर को बेची है।
हमें पता है जो एंड कंज्यूमर को गुड्स बेचेंगे उसके ऊपर फर्दर टैक्स वगैरह चार्ज नहीं होता, तो ये इसके एक्सेप्शन है। फिर एग्जाम सप्लाईज 50,000 रुपए की, वो क्या हुई है, अनरजिस्टर्ड कस्टमर ने ड्यूरिंग द ईयर वापस कर दी है। ओके। फिर है जी टू मशीन ए एंड बी कॉस्टिंग रुपीज 15 लाख एंड 1 मिलियन रिस्पेक्टिवली वर एक्वायर्ड एंड कमीशन इनटू ऑपरेशन इन अगस्त 2023। अगस्त 2023 में हम उसको ले आए। मशीन ए हैज बीन यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ टैक्सेबल एज वेल एज एग्जाम सप्लाईज। कि मशीन ए, क्या उसने यहाँ पे बता दिया टैक्सेबल। अब देखें यहाँ पे टैक्सेबल का वर्ड लिखा है, जहां पे भी टैक्सेबल का वर्ड आएगा, टैक्सेबल का मतलब वो तमाम सप्लाईज जो रेट होती है जिसके ऊपर टैक्स चार्ज हो रहा है, 18% भी है, 0% भी है। लेकिन जब इसने यहाँ पे लोकल की बात कर ली है तो इसका मतलब मैं 18% की ही चार्ज कर रहा हूँ। लेकिन जो मशीन बी है वो सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो ओके। मशीन बी इसमें, मशीन ए जो है वो इनमें इस्तेमाल हो रही है। इसमें हम इससे क्या करेंगे, अब इसकी हवाले से हिसाब से इसकी अपोर्शनमेंट हो रही होगी। फिर इनपुट टैक्स ऑन एन इनवाइस ऑफ रुपीज 12 लाख was paid on 15 मार्च 2023, but inadvertently it could not be claimed in the मार्च 2023 इनपुट टैक्स का हम क्लेम नहीं कर पाए। हमें पता है हम जिस नहीं क्लेम कर पाते हम उसको नेक्स्ट 6 टैक्स पीरियड्स में क्या कर पाते हैं, क्लेम कर पाते हैं, तो हम इसे क्लेम कर लेंगे यहाँ पे। फिर बिल पे किया है इसने 859,950 इन कैश, और बिल के ऊपर इतना टैक्स था, तो बिल के ऊपर टैक्स जो है वो हमारा क्लेम हो जाता है। फिर सेल्स टैक्स क्रेडिट ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस मंथ कितना है, 4,25,000 रुपये का है। उसने कहा है एक्सेप्ट वेयर अदरवाइज स्पेसिफाइड ऑल द फिगर्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, इनमें सेल्स टैक्स की अमाउंट जो है वो शामिल नहीं है। रेट सेल्स टैक्स का कितना है, 18% है। कहता है प्रॉपर डेबिट एंड क्रेडिट नोट वर इशू विद इन द स्पेसिफाइड टाइम वेयर रिक्वायर्ड, कि जहां पे भी सेल्स वगैरह में एडजस्टमेंट, इनवॉइस में एडजस्टमेंट हुई है, तो प्रॉपर हमने डेबिट एंड क्रेडिट नोट जो है वो इशू किया है। ये 18 मार्क्स का क्वेश्चन है। आप 18 इंटू 1.8 करें तो गालिबन ये हमारे पास कोई 32 मिनट के करीब हमने इस सवाल को सॉल्व करना होता है। तो आपने एक चीज देखते हैं, अक्सर मैं बच्चों से पूछता हूँ सर वो जिस तरह आप पढ़ाते हैं हमें समझ आ जाता है, हम करने बैठते हैं हमें समझ ही नहीं आता, हमें समझ ही नहीं आता। ये एक अक्सर कंसर्न जो है वो पूछा जाता है कि हमें समझ नहीं आ रहा, बताएं क्या करें, कैसे करें और किस तरह से हम उसको लेके चल रहे होंगे। तो इसका सिंपल सा बात है, आप देखिए मैंने सवाल किस तरह रीड किया है, मैंने उसके ऊपर कितना हाईलाइट किया हुआ है, वो हमने देखना है। तो जितना हाईलाइटेड सवाल ये है, इतना ही पढ़ते हुए आपके भी हाईलाइटेड होना चाहिए। अगर होगा देन इट वुड बी ओके फॉर यू, आपका सवाल जो है वो सारे का सारा यहाँ पे इजी हो जाता है। तो आपके सामने स्क्रीन पोज है, 2 मिनट लगाएं, इस सवाल को जल्दी से रीड करें, फिर हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। चलें जी, आप सबने रीड कर लिया, आप लोगों को समझ भी आ गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। फॉर्मेट आप लोगों के सब सामने मौजूद होना चाहिए। जो हमने फॉर्मेट आपको सिखाया है उस फॉर्मेट के मुताबिक ही क्या करना है, हमने अब इस सब को सॉल्व करना है। तो रिमेंबर हमने जब भी स्टार्ट करना है, हमने लेफ्ट पेज से स्टार्ट करना है। सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल हो जाए, इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल हो जाए, आपको हर जगह न्यूमेरिकल्स के बारे में, जो बड़े न्यूमेरिकल्स होते हैं याद रखिएगा, वो आपने हमेशा लेफ्ट पेज से स्टार्ट करने हैं, फिर राइट। मतलब अगर ये आपके पास बुक है, अगर आपके पास ये बुकलेट वगैरह पड़ा हुआ है, तो ये आपके पास हो रहेगा, आपने हमेशा इस लेफ्ट पेज से स्टार्ट करना है, पेज 1, पेज 2 एंड सो ऑनवर्ड जो है वो क्या करना है, आपने चीज़ों को लेकर चलना होता है। तो आप ये स्टार्ट करेंगे लेफ्ट पेज से, नाम जो इसका गिवन है हम वो ले लेंगे, JFA है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे जी प्रॉपर नाम इसका जो सवाल में गिवन है वो ले लेते हैं, JF एसोसिएट्स, तो हम भी यहाँ पे क्या लिखेंगे, इधर हम लिख देंगे जी JF एसोसिएट्स। टैक्स पीरियड हमारे पास जो सवाल में गिवन है हम वही ले लेंगे। टैक्स पीरियड है हमारे पास अगस्त 2023, हम यहाँ पर ले लेंगे जी, हमारे पास टैक्स पीरियड आ गया अगस्त 2023। ये हमारे पास टैक्स पीरियड आ गया। जो रिक्वायरमेंट है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, सेल्स टैक्स पेएबल या रिफंडेबल, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे जी कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स टैक्स
पेएबल या रिफंडेबल, जो भी है। अब हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट पेज से। तो लेफ्ट पेज पे हम हमेशा लिखते हैं अपने सेल्स टैक्स क्रेडिट्स। हम क्या लिखेंगे? जो हमारे पास आएंगे हमारे सेल्स टैक्स क्रेडिट्स, हम वो लिखेंगे। बेसिकली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट इनपुट टैक्स। हम जिसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इनपुट टैक्स की, कि इनपुट टैक्स हमने सारा यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पे 3 कॉलम जो है वो बना देंगे। उसने डाटा जिस अमाउंट्स में दिया उसी अमाउंट में लिख लेते हैं। हम यहाँ पे 3 कॉलम बना लेंगे। एक कॉलम होगा हमारे पास वैल्यू का, दूसरा कॉलम होगा हमारे पास रेट का, और तीसरा कॉलम होगा हमारे पास अमाउंट का। और हम यहाँ पे लिख देंगे जी ये रुपीज आ गया, हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब चूंकि इनपुट टैक्स की वर्किंग करनी है, तो हमारे पास आ रहेगा टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। जो हमने यहाँ पे ली है वो लिखेंगे टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। आपने 7.4 मिलियन की ली है, 7.4 मिलियन के ऊपर 18% रेट लगाएंगे, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? 1322। ओके, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जिसकी 1332,000, ये हमारे पास आ गई। उसके बाद हमने गुड्स ली है अनरजिस्टर्ड पर्सन से। हम लिखेंगे हम लिखेंगे ट्रीटमेंट नहीं, क्यों? बिकॉज जितनी भी एग्जाम्ड गुड्स होंगी, जितनी भी डिसअलाउड गुड्स होंगी, हमने सारी यहाँ पे मेंशन करनी होती है। अब ये है जी हमारे पास टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। वो हमने कितने की ली है? वो हमने ली है 1.3 मिलियन की। वो हमने कितने की ली है? 1.3 मिलियन की। इसके ऊपर हमने कोई टैक्स पे नहीं किया, बिकॉज वो बंदा कौन है? अनरजिस्टर्ड है। फिर मशीन तो हम यहाँ पे सेपरेट लेके चलेंगे, मशीन बीच में यहाँ पे नहीं आएगी। उसके अलावा इनपुट टैक्स से और एडजस्टमेंट कौन सी थी? हाँ, ये एडजस्टमेंट नंबर 5 है, कि इनपुट टैक्स था मार्च का, जो हम 15 मार्च पे लिया था, हम क्लेम नहीं कर पाए थे। तो उसको हमने क्लेम करना है, क्या है और कैसे क्लेम होगा? देखो मार्च में था, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, तो 6 माह तक क्लेम कर सकते हैं। अभी तो 6 माह पूरे नहीं हुए, तो इसके ऊपर इनपुट टैक्स जो है वो हमारा क्लेम हो जाएगा। तो जो अनक्लेम्ड इनवॉइसेस थी, उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम उस अनक्लेम्ड इनवॉइस को यहाँ पर ले आएंगे। और वो कितनी सी अनक्लेम्ड इनवॉइस हमारे पास? उसने हमें गिवन की है, दैट इज 1.2 मिलियन। 1.2 मिलियन की इनवॉइस थी जो हम क्लेम नहीं कर पाए। तो 1.2 मिलियन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। और उसके अलावा हमारे पास 1.2 मिलियन है, क्लेम नहीं कर पाए। 1.2 मिलियन के ऊपर हमने 18% रेट लगाया, क्या जवाब आएगा? 2,16,000, इसको 1.1 कर लेंगे। टैक्स तो इस पे फिर भी नहीं है, हाँ हाँ। उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी बिल, कितना हमने पे किया? 859,950 का। और इस बिल में 124,950 टैक्स है। हम यहाँ पे ले लेंगे जी
सेल्स टैक्स ऑन बिल। अमाउंट लिख लेते हैं, कितनी है? 859950। 859950। इसके ऊपर हमें टैक्स की अमाउंट गिवन है। टैक्स की अमाउंट कितनी है? 124950। 124950। हम यहाँ पर लिख लेंगे जी 124950। इसके अलावा तो कोई और इसमें नहीं है इनपुट टैक्स। इसके अलावा ब्रॉड फॉरवर्ड आ जाएगा, वर्किंग में मशीन्स हैं, इसको हम जमा कर लेते हैं तो मेरे पास आ जाएगा, जिसे मैं कहूँगा कॉमन इनपुट टैक्स। जिसे मैं क्या कहूँगा? जिसे मैं कहूँगा कॉमन इनपुट टैक्स। इन सबको जमा करें, क्या जवाब आता है? 1672,950। 1672,950। ये क्या हो जाएगा? हमारा कॉमन इनपुट टैक्स आ जाएगा। इसके बाद हमने लेना है फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स में हमारे पास एक तो आ रही है, जिसे हम कहते हैं मशीन ए, और दूसरी हमारे पास आ रही है मशीन बी। अब मशीन ए बेशक जिसमें मर्जी इस्तेमाल हो रही हो, मशीन बी जिसमें मर्जी इस्तेमाल हो रही हो, हम इनका इनपुट टैक्स तो लिख लेते हैं ना। मशीन ए 15 लाख की है, मशीन बी जो है 1 मिलियन की है, हम लिख लेते हैं। मशीन ए हमारे पास आ गई है 15 लाख की। 15 लाख लिखा, रेट लगाया कितना? 18% के हिसाब से। मशीन बी जो है वो हमारे पास 1 मिलियन की है, हमने रेट लगाया 18% के हिसाब से। इसके ऊपर टैक्स आएगा 1,80,000। और इसके ऊपर टैक्स कितना आएगा हमारा? मशीन बी के ऊपर, मशीन ए के ऊपर 2,70,000। अब आप इसको यहाँ पे जमा कर लें तो आपके पास आ जाएगा, ये बनता है आपका टोटल इनपुट टैक्स। कितना बनेगा? कितना बनेगा? 2122,950। दिस इज योर टोटल इनपुट टैक्स जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। ये तो आसान था हमारे पास। अब चलते हैं अब अगले पेज के ऊपर, मतलब मैं तो नीचे करूंगा बिकॉज मेरी मजबूरी है। आप इसको अगले पेज पे भी कर सकते हैं, वैसे मैं इसको साथ पैरेलल लेके चल सकता हूँ। चलिए ट्राई करते हैं पैरेलल लिखने की। अब हम यहाँ पे, क्योंकि हमारा पेज यहाँ पे खत्म हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। नहीं, प्रेजेंटेशन खराब हो जाएगी। मैं इसको नीचे लेके चल रहा हूँ, लेकिन आपने पेज, आपके लेफ्ट पेज पे सिर्फ क्या आना चाहिए? ये सिर्फ इनपुट टैक्स की वर्किंग आनी चाहिए। अब आप पेज नंबर 2 पे मूव कर देंगे, वो है आपका राइट पेज, दैट इज सेल्स टैक्स डेबिट। और यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी? आउटपुट टैक्स की। यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा वैल्यू, रेट और AMOUNT अमाउंट। अब हम सारी यहाँ पे आउटपुट टैक्स की बात करेंगे। देखिए, टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन है 75 लाख की, हम वो ले लेंगे यहाँ पे। फिर टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन है 13 लाख की, वो भी लेते हैं। मतलब टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन, यहाँ पर लिख लेते हैं हम गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन, उसको लिखते हैं, वो है हमारे पास कितनी? 7.5 मिलियन की। हम यहाँ पे ले लेते हैं 7.5 मिलियन की। उसके बाद है टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन 13 लाख की, वो भी हम ले लेते हैं। गुड्स टू अनरजिस्टर्ड
पर्सन वो है 1.3 मिलियन की। इसके ऊपर रेट लगाएं 18% के हिसाब से, इसके ऊपर रेट लगाएं 18% के हिसाब से, क्या जवाब आता है पहले का? 1350000। और इसका आएगा हमारे पास 2,34,000। डन। अब हम चलते हैं इसकी एडजस्टमेंट सी। देखें, वो कहता है कि हमने एक कस्टमर को गुड्स बेची हैं 5,60,000 रुपए की, 20% डिस्काउंट के बाद। हमने क्या की है, हमने उसको 20% डिस्काउंट के बाद जो है वो गुड्स जो है बेची है 5,60,000 की। 5,60,000 जो है ये 20% डिस्काउंट के बाद है। इसको जरा 0.8 पे डिवाइड करें, क्या जवाब आता है? टोटल सेल्स कितनी होती है? 7 लाख। अगर हम डिस्काउंट ना देते, तो डिस्काउंट ना देते तो सेल्स मेरी होनी थी कितनी? 7 लाख की। उसने कहा है मैं नॉर्मल डिस्काउंट कितना देता हूँ? मैं नॉर्मल डिस्काउंट देता हूँ 10%। तो 10% डिस्काउंट अगर मैं इसमें से लेस करवा दूं, तो कितनी कीमत बननी चाहिए? 6,30,000 रुपए की। अब आप खुद सोचें, अगर मैं नॉर्मल रूल के मुताबिक देता, तो ये 6,30,000 रुपए की जानी थी। मैंने कितने की बेच दी है? 5,60,000 से। मैंने कितने से कम बेची है बताएं? कितनी मैंने कम की है? कितनी मैंने कम की है? 70,000 की। तो 70,000 से मुझे क्या करना पड़ेगा? ये मुझे डिस्काउंट डिसअलाउ हो गया है, इससे मुझे वैल्यू सप्लाई क्या करनी पड़ेगी? इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो जो मुझे डिस्काउंट डिसअलाउ हुआ है, वो मैंने यहाँ पर क्या करना है? ऐड कैलकुलेट करना है। अब वो कितने की इनवाइस थी हमारे पास? वो हमारे पास इनवाइस थी 5,60,000 की। ये 80% डिस्काउंट के बाद थी। 0.8 पे डिवाइड किया, कितने परसेंट एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया है? 10%। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जवाब आ गया कितना? 70,000। 70,000 से हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो 70,000 है, इस पे हमने रेट लगाया 18% के हिसाब से। कितना आउटपुट टैक्स आएगा हमारा? 12,600। ये भी हो गया। अब पॉइंट नंबर 2 है, कहता है एन इनवॉइस इश्यूड टू कासिम इरोनियसली फॉर रुपीज 590। हमने क्या कर दिया? 590 की इनवॉइस दे दी उसको, जो शामिल है। हालांकि ओरिजिनल इनवॉइस कितने की थी? 950 की थी। तो 950 माइनस किया 590, कितने से हमारी अंडर इनवॉइसिंग हुई है? 3,60,000 से। कितने से हमारी अंडर इनवॉइसिंग हुई है? 3,60,000 से। मतलब 3,60,000 से मैंने सेल्स कम रिकॉर्ड की है। अब मैं क्या करूंगा? मैं यहां पर उसको ज्यादा कर दूंगा। मैं उसको क्या कर दूंगा? इंक्रीज कर दूंगा। इनवाइस रिकॉर्डेड इरोनियसली कितने से इंक्रीज हुई है? 3,60,000 से। 3,60,000 यहाँ पे आ गया। यहाँ पे हमने रेट लगाया 18%। कितना टैक्स बनेगा इसके ऊपर? कितना टैक्स बनेगा इसके ऊपर? 74,000, 64,800
ये क्या आ जाएगा, इसके ऊपर टैक्स आ जाएगा। तो ये दोनों एडजस्टमेंट तो मेरी हो गई। उसके बाद सप्लाई ऑफ अनरजिस्टर्ड, ये एंड कंज्यूमर है, इसके ऊपर रूल आना है फर्दर टैक्स का। ओके। एग्जाम सप्लाईज, ओके, ये भी बाद में करते हैं, ये भी। और इसका मतलब बाकी सब कुछ तो हो गया है। तो यही मेरा बनता है टोटल, कोई सेल्स रिटर्न भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ टोटल टैक्सेबल सप्लाईज, टोटल टैक्स एबल सप्लाईज कितनी आएंगी वो ले लेते हैं। और मेरा टोटल आउटपुट टैक्स कितना आएगा वो लेते हैं। इनका सम क्या आएगा और इनका सम क्या आएगा। इसका सम बनेगा जी 9.23 मिलियन, हम लिख लेते हैं 9,230,000। और आउटपुट टैक्स का सम कितना बनेगा हमारे पास, 1,661,400। 1,661,400, ये हमारे पास आ गया आउटपुट टैक्स। ये तो हो गया। अब एक्सपोर्ट्स वगैरह के लेते हैं। एग्जाम गुड्स है 1 मिलियन की, ओके, हम यहाँ पे ले लेते हैं एग्जाम गुड्स। इधर आगे जी मेरे पास एग्जाम्ड गुड्स, टैक्सेबल गुड्स ऊपर लिख लिए हैं। एग्जाम्ड गुड्स है हमारे पास कितनी, 1 मिलियन की। इसमें से हम लेस करवा देंगे, क्या है, यहाँ पे देखें एग्जाम सप्लाईज 50,000 की रिटर्न हुई है। तो यहाँ पे मैं 50,000 इसका लेस करवा दूंगा। कितना आ जाएगा, एग्जाम गुड्स इसकी 9,50,000 रुपए की आ जाएंगी। इसके ऊपर मुझे पता है कोई किसी किस्म का टैक्स नहीं होता। फिर एक्सपोर्ट्स हैं 5 लाख रुपए की, हम यहाँ पे एक्सपोर्ट्स भी लिख लेंगे कि जी ये मेरे पास एक्सपोर्ट्स आ गई हैं, वो कितने की हैं, 5 लाख रुपए की हैं। और इसके ऊपर रेट लगेगा 0% के हिसाब से। और आउटपुट टैक्स कितना आएगा, ₹0 आ रहा होगा। तो इसको आप यहाँ पे जमा कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगी टोटल सप्लाईज कितनी बनती है जरा बताएं। और आउटपुट टैक्स तो हमारे पास यही आ रहा है 1,661,400। इसका टोटल करें, टोटल सप्लाईज हमारी कितनी बन रही होगी, 1,0,6,8,0,1,2,3। डन। अब हमारे पास सिर्फ लास्ट चीज रह गई है, और वो है हमारी कैलकुलेशन। वो है हमारी अब कैलकुलेशन। हमने वर्किंग कर ली है, हमारा इनपुट टैक्स सारा आ गया, हमारा आउटपुट टैक्स जो है वो भी सारा आ गया। आई नो व्हाट इज इनपुट टैक्स, आई नो व्हाट इज आउटपुट टैक्स। अब हम चलेंगे आगे और अब हम देखेंगे सेल्स टैक्स पेएबल या रिफंडेबल जो है वो हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब मैं पेज नंबर 3 पे जा रहा हूँ। इसमें क्या करूंगा मैं, सेल्स टैक्स पेएबल या जो रिफंडेबल है वो कैलकुलेट करूंगा। अब ये सही है, थर्ड पेज पे हो रहा है मेरे साथ। इसमें दो कॉलम बनेंगे, एक दिस वन एक दिस वन। अब इसमें सारा कुछ हमने इन वर्किंग से उठाना है। जो मैंने यहाँ पे वर्किंग कर ली है, सारा कुछ मैंने क्या करना है, ये सारा कुछ मैंने इन वर्किंग से अब इसमें कैलकुलेट किया हुआ है। मैंने बस इसमें वर्किंग में क्या करना है, चीजों को पुट करना है। तो देखें आउटपुट टैक्स मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है, वो कितना है, 1,661,400। हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा जी आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स है हमारे पास 1,661,400। कोई सेल्स रिटर्न नहीं है टैक्सेबल, यही बनेगा मेरे पास नेट आउटपुट टैक्स। इसमें से लेस करवाना है मैंने क्या, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स जो है वो लेस करवाना है, और ये हमेशा हमारा होता है लेस लोअर ऑफ, लोअर ऑफ एक्चुअल इनपुट टैक्स या 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। अभी सबसे आसान है मेरे पास पेपर में कि मेरे पास आउटपुट टैक्स आया है, मैं 90% ऑफ आउटपुट टैक्स यहाँ पे फौरी तौर के ऊपर लिख लेता हूँ। तो 90% ऑफ 1,661,400 कितना बनेगा, 1,49,5,260। 1,49,5,260 मैंने ये लिख लिया। और हम लेंगे एक्चुअल इनपुट टैक्स। एक्चुअल इनपुट टैक्स में मेरे पास आ जाएगा
ब्रॉड फॉरवर्ड इनपुट टैक्स और इनपुट टैक्स फॉर पीरियड, जो अभी हमने वर्किंग से कैलकुलेट करना है वो। देखिए, ब्रॉड फॉरवर्ड इनपुट टैक्स मुझे पेपर में गिवन था यहाँ पे, वो है 4,25,000 रुपये का। वो तो मैं लिखूं फौरी तौर पे पर ना, 4,25,000 रुपये का। इसके लिए मुझे अपोर्शनमेंट की क्या करनी पड़ेगी, वर्किंग करनी पड़ेगी। वो अभी हम कर लेते हैं। पेपर में इतना लिखे, अभी मैं कोई वर्किंग नहीं कर रहा। अभी मैं पेपर में कोई वर्किंग नहीं कर रहा, मैंने इतना लिखना है और मैंने कोई 5-6 लाइनें छोड़ देनी है यहाँ तक। यहाँ पे मैं आके लिख दूंगा एड फर्दर टैक्स। फर्दर टैक्स जो है वो मैंने ऐड करना है सेल्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर। अब हमने सेल्स की थी अनरजिस्टर्ड को कितने की, 1.3 मिलियन की। इसमें से हम लेस करवा देंगे एंड कंज्यूमर की गुड्स, वो है 28,500 की। 1.3 मिलियन की हमने गुड सेल्स की थी, इसमें से 28,500 एंड कंज्यूमर के हैं, उसके ऊपर फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होगा। रिमेनिंग है हमारे पास 4%, इसके ऊपर जो है फर्दर टैक्स हमारा चार्ज हो रहा होगा। तो कितना फर्दर टैक्स आ जाएगा हमारा, 13 लाख। हमने लिखा जी यहाँ पे 1.3 मिलियन। ये आ गया हमारे पास 50,860। तो 50,860 मेरे पास यहाँ पे आ गया कि ये मेरा फर्दर टैक्स बनता है। और अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया, अभी तक मेरी वर्किंग नहीं हुई। वर्किंग जाके मैंने क्या करनी है, मैंने जाके वर्किंग जो है वो कल क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं अगले पेज पे जाऊंगा और मैं अपोर्शनमेंट की, मतलब पेज नंबर 4 पे जाके क्या कर रहा हूँगा, मैं अपोर्शनमेंट की वर्किंग जो है वो बना रहा हूँगा। पेज नंबर 4 जो है उस पे क्या करूँगा, बना रहा हूँगा। अब यहाँ पे हम बना लेंगे वर्किंग अपोर्शनमेंट की। आप ये पेज नंबर 4 पे कर रहे हैं अपोर्शनमेंट की वर्किंग। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास वैल्यू, यहाँ पे आ जाएगा इनपुट टैक्स, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट्स। यहाँ पे आ जाएगा इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट्स। मेरे पास सप्लायर्स जो है वो 3 तरह की थी, यहाँ पे गिवन है मुझे, टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट और जीरो रेटेड। ये हमने सारे ना यहाँ पे कैलकुलेट की है, तो मुझे मसला नहीं होगा। देखिए, टैक्सेबल थी 9.23 मिलियन, ये 9.5 लाख की और ये 5 लाख की। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये है 9,230,000,000। ये है मेरे पास 9,50,000 रुपए की, और ये थी मेरे पास 5 लाख रुपए की। क्योंकि मैंने वहां पे लिखा हुआ है, मुझे वर्किंग में भी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। कितनी आ गई थी, 10680,000। मैंने यहाँ पे टोटल लिख लिया, वो आ गया 10680,000। ये मेरे पास आ गई टोटल जो उसकी सप्लाई बनती है। अब मैंने यहाँ पे अपोजिशन करना है इनपुट टैक्स को। तो मैं लूंगा कॉमन इनपुट टैक्स, दैट इज 1672950। 1672950 वो हम यहाँ पे ले लेंगे, मेरा कॉमन इनपुट टैक्स है 1672950। उसके बाद है इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट, जो मशीन है उसके बारे में हमने यहाँ पर बात करनी है। अब देखिए, मशीन्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये सिर्फ इस सवाल में सिर्फ यही चीज़ टेक्निकल है, मशीन का कंसेप्ट। उसने कहा है कि जो मशीन ए है वो इस्तेमाल हो रही है टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट में, और मशीन बी जो है वो सिर्फ किस में इस्तेमाल हो रही है, एक्सपोर्ट्स में। इसका मतलब मशीन बी का जो इनपुट टैक्स है ये सिर्फ एक्सपोर्ट में इस्तेमाल हो रही है, ये हमें रिफंड मिल जाएगा। और इसका इनपुट टैक्स जो है उसको हमने अपोर्शन करना होगा बिटवीन टैक्सेबल एंड बिटवीन एग्जाम सप्लाई। तो इसकी अपोर्शनमेंट भी हम यहाँ पे कर लेंगे। अब कितना टैक्स आया है मशीन ए का, 2,70,000। इस 270 की भी हमें क्या करनी पड़ेगी, अपोर्शनमेंट जो है वो करनी पड़ेगी। अब अपोर्शनमेंट के लिए हमारे पास असूल क्या है, कि हमने इसको पकड़ना है, इसको डिवाइड करना है इसके ऊपर, और मल्टीप्लाई करना है इससे, तो मेरे पास जवाब आ जाएगा। फिर इससे जरा जल्दी से कैलकुलेट करें और बताएं अपोर्शनमेंट का क्या आंसर आता है सिर्फ इसकी कॉमन इनपुट टैक्स वाले की।
टैक्सेबल का 1445817 आया। 1445817 ये आया जी हमारे पास। 1445817। एग्जाम्ड का आया है 148,811। 148,811। 148,811। और रिफंड का कितना आया है? 78,322। 78,322। तो ये हमारा हो गया इसका। अब ये वाला जो फिक्स एसेट इसके क्वेश्चन करनी है ना, उसने कहा है मशीन सिर्फ इन दो में इस्तेमाल हो रही है, इन दो में। तो जब मशीन की अपॉर्चुनिमेंट करेंगे तो यहाँ पे ध्यान करना है आपने। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान करना है, क्यों? बिकॉज टैक्स तो आपके पास आ गया, जिसको अपोर्शन करना है वो है 2,70,000। अब जिनमें अपोर्शन करना है सिर्फ हम वही लेंगे। तो हम इन दोनों का सम लेंगे, ये हमारा क्या बनेगा? डिनोमिनेटर बनेगा, बिकॉज अपोर्शनमेंट जो है वो सिर्फ इन दोनों में होनी है। तो इन दोनों का सम करें, क्या जवाब आता है? 10,18,000। 10,18,000,000। ये सम बनेगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, 9,230,000,000। तो इसके आ जाएगी। फिर आप इसको रखें 270,000,000 डिवाइडेड बाय 10,180,000,000 मल्टीप्लाई कर दें आप इसको 9.5 लाख से। तो आपके पास इसकी आ जाएगी। तो बताएं क्या जवाब बनता है पहले वाले का और दूसरे वाले का? 2,44,801। 2,44,803। ये आ जाएगा इसके अगेंस्ट 2,44,803। और इसके अगेंस्ट क्या बनेगा? 25,197। 25,197। ये हमने अपोर्शनमेंट कर ली है। अब अपोर्शनमेंट हो गई है, अब इनसे उठानी है वैल्यूज। हमने लिखनी है, कितना क्लेम कर पाएंगे? 1,44,5,817 जो है वो क्लेम कर पाएंगे। यहाँ पर लिखते हैं 1,44,5,817 क्लेमेबल है। इसको जमा करें तो एक्चुअल इनपुट टैक्स कितना आता है बताएं जरा। 1,87,0,817। ये बनेगा हमारे पास 1,817। ये है एक्चुअल इनपुट टैक्स। ये है 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। लोअर क्लेम होगा तो हम यहाँ पे लेस करवाएंगे 1,495,260। यही लेस करवा पाएंगे। तो रिमेनिंग क्या आएगा जवाब? 1,661,400 ये आ गया। इसमें से हम लेस करवाएंगे इनपुट टैक्स
ऑन फिक्स एसेट्स, जो हमने फिक्स एसेट्स कैलकुलेट की हैं उसका इनपुट टैक्स, ये आया था 244,803। ये वाला हमने क्लेम करना है, 244,803, 244,803। अब फिक्स एसेट्स के ऊपर चूंकि रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होती, इसलिए हम पूरे का पूरा इनपुट टैक्स यहाँ पे लेस करवाएंगे। बताएं हाँ, मेरे पास अवेलेबल इनपुट टैक्स है 166,140, मेरे पास टैक्स पड़ा हुआ है। इसमें से मैंने इनपुट टैक्स लेस करवाया 244,803। आंसर नेगेटिव आएगा। कितना नेगेटिव आंसर आएगा इसका? दैट इज 78,663। इसका मतलब है 78,663 का। खुद देखिए इसका मतलब क्या है, कि मेरा इनपुट टैक्स था फिक्स एसेट्स का 2,44,803 रुपये। मैंने कितना इसमें से एडजस्ट करवाया है? 166,140। कितना मैं क्लेम नहीं कर पाया? 78,663 में क्लेम नहीं कर पाया। अब यही मेरा आ जाएगा, इसी मैं लिख दूंगा कि अब जो मेरे पास पेएबल है, दैट इज सेल्स टैक्स पेएबल। मैं गवर्नमेंट को कितना पे करूंगा? यही अमाउंट जो मैंने फर्दर टैक्स पे करना है, 50,860। ये मैं क्या करूंगा? ये मैं गवर्नमेंट को पे कर दूंगा। फिर ये वाला जो है ये मेरा आ जाएगा इनपुट टैक्स कैरी फॉरवर्ड ऑन फिक्स एसेट्स। ये मेरे पास आ जाएगा, और ये कितना बनेगा मेरे पास? ये बनेगा 78,663, 78,663। ये मेरा इनपुट टैक्स कैरी फॉरवर्ड हुआ एसेट्स वाला। अब जो मेरा इनपुट टैक्स कॉमन, जो मेरा नॉर्मल कैरी फॉरवर्ड हुआ है, मैंने वो भी तो लिखना है, कि जो मेरा कॉमन इनपुट टैक्स था जो मैंने कैरी फॉरवर्ड करवाया है। अब देखिए मेरा एक्चुअल इनपुट टैक्स था 1870817। मैंने कितना क्लेम किया है? 1495860। एक्चुअल मेरा ये बनता था, किया जो है वो मैंने ये किया है, तो कितना मैं क्लेम नहीं कर पाया, एक्चुअल में से ये लेस करवा ले। क्या जवाब आएगा बताएं जल्दी से? 375,557। 375,557 इसका आंसर आएगा। तो 375,557, ये वो इनपुट टैक्स है जो मैं नहीं क्लेम कर पाया। ये भी मेरा क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड। तो फिक्स एसेट भी कैरी फॉरवर्ड, कॉमन इनपुट टैक्स भी कैरी फॉरवर्ड। फिर मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे सेल्स टैक्स रिफंड एबल, जो मैंने रिफंड डिमांड करना है वो। अब इसमें मेरे पास देखिए रिफंड कौन कौन सा आएगा। पहली बात सबसे पहले, कि ये मशीन जो है थी, मशीन बी, चूंकि ये एक्सपोर्ट में इस्तेमाल हो रही है, इसका 1,80,000, वो सारे का सारा मेरे पास क्या आ जाएगा? 1,80,000 का 80,000 मेरे पास रिफंड आ जाएगा। इसके अलावा वो कहता है हमारे पास, ये था 78,322, ये भी बीच में आता है। हम ये भी ले देंगे 78,322, ये भी रिफंड में आ जाएगा। हम लिख लेंगे 78,322। इसको जमा कर लें, 78,322। क्या इसका आंसर आएगा? 258,322। तो ये 258,322, ये वो अमाउंट है जो हम क्या करेंगे? रिफंड क्लेम कर रहे होंगे। तो दिस वाज द क्वेश्चन, जिसमें एसेट्स, रिफंड्स, कैरी फॉरवर्ड सब कुछ इन्वॉल्व था। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? जी जी, मुझे ग्रुप में बताएं, समझ आया? सवाल करने का मजा आया? मैं जूम आउट करूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
ये है स्क्रीनशॉट नंबर 1। इसका स्क्रीनशॉट लेके ना ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, मैं तो आपके शेयर कर दूं। ये स्क्रीनशॉट नंबर 1 है, ये इनपुट टेक्स्ट की वर्किंग है। ये स्क्रीनशॉट ले लिया, इनपुट टेक्स्ट की वर्किंग। ग्रुप में शेयर करते जाओ ना। ये वर्किंग है आउटपुट टेक्स्ट की। ए, हाँ, ये ब्लैक वाली, सिर्फ ब्लैक वाली वर्किंग लेनी है आउटपुट टेक्स्ट की। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब ये वर्किंग है पेएबल और रिफंडेबल की। ये रेड वाली, तो थोड़ा सा और काम होगा। ये ले। ये है वर्किंग सेल्स टैक्स पेएबल और रिफंडेबल की। ये है कैरी फॉरवर्ड की वर्किंग। कैरी फॉरवर्ड में फिर बता देता हूँ, देखिए हमारे यहाँ पे दो कैरी फॉरवर्ड हुए हैं। एक था मेरे पास एक्चुअल इनपुट टैक्स, ये है 1870817, कि मैंने इतना इनपुट टैक्स क्लेम करना था। मैंने कितना क्लेम किया है? 1495260। मैं कितना क्लेम नहीं कर पाया, इन दोनों का डिफरेंस लिया, वो आया 375557। ये तो कैरी फॉरवर्ड हो गया, अगले माह क्लेम हो जाएगा। फिर मेरे पास आउटपुट टैक्स था 1661400। इसमें से ये इनपुट टैक्स लेस कर। जी जनाब, क्लियर है ये। कैरी फॉरवर्ड की समझ आ गई कैसे की है। और ये वर्किंग है हमारी अपोर्शनमेंट की। डन। कैरी फॉरवर्ड का देखें बॉस, बॉस 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 देखें। कैरी फॉरवर्ड हमेशा नहीं आता, क्या हो गया है? कैरी फॉरवर्ड होगा तो आएगा ना हमेशा, एम भी तुक्के नहीं मार दे। देखें मैडम बॉस, इसको तो समझे सिर्फ, कैरी फॉरवर्ड को ध्यान से समझे। आवाज क्लियर है ना? हाँ, आवाज क्लियर है। देखिए हमारे यहाँ पे ना दो कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं बॉस, ये देखें। एक है हमारे पास इनपुट टैक्स फॉर द पीरियड, जो एक्चुअल इनपुट टैक्स था वो था 1870817। ये क्लियर है कि मेरा एक्चुअल इनपुट टैक्स था 1870817। दिस वन वाज माय एक्चुअल इनपुट टैक्स। रूल है एक्चुअल इनपुट टैक्स और 90% ऑफ आउटपुट टैक्स विच एवर इज लोअर। लोअर क्या है? 1495260। तो मैं क्या क्लेम करूंगा यहाँ पे? 1495260, बिकॉज ये लोअर है। मैंने ये क्लेम कर लिया, डन। तो ये क्लेम मेरा हो गया 1495260। अब मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ मेरा एक्चुअल इनपुट टैक्स था 1870817। दिस वाज माय एक्चुअल इनपुट टैक्स। मुझे कितना क्लेम करने दिया क्या है? 1495260, मैं यही क्लेम कर पाया। मैं कितना क्लेम नहीं कर पाया, इन दोनों का डिफरेंस ले लें। वो कितना बनता है? 375557। ये मेरा क्या बनता है? डिफरेंस।
तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इनपुट टैक्स कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ये समझ आया आपको? अब है मशीन का इनपुट टैक्स। देखिए मेरे पास था आउटपुट टैक्स 1,661,400, ये था मेरे पास आउटपुट टैक्स। इसमें से मैंने लेस करवाया था 1,495,260, तो मेरे पास आउटपुट टैक्स कितना आया था जो पेएबल है, दैट वाज 1,66,140, ये मेरे पास आ गया। इसमें से मैंने फिक्स एसेट्स का इनपुट टैक्स जो है वो लेस करवाना है। अब मुझे पता है कि फिक्स एसेट्स के ऊपर 90% की रिस्ट्रिक्शन जो है वो अप्लाई नहीं होती। तो जितना भी फिक्स एसेट्स का इनपुट टैक्स फॉर द मंथ होगा वो मैं सारे का सारा क्या करवा सकता हूँ, क्लेम कर सकता हूँ। अब ये अपोर्शनमेंट की हमने फाइंड आउट किया था, कितना था 2,44,803, दैट वाज इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट्स, हमने फाइंड आउट किया था ये। अब मेरे पास आउटपुट टैक्स अवेलेबल है 1,66,140, इसमें से मैंने लेस करवाया है कितना, 2,44,803। क्या सारा लेस हो पाया? द आंसर इज नो। कितना मैं क्लेम नहीं कर पाया, डेट वो 78,663। ये वो अमाउंट है फिक्स एसेट के इनपुट टैक्स की जो मैं क्लेम नहीं कर पाया। क्यों? बिकॉज मेरा आउटपुट टैक्स कम था। ऐसे ही है। तो ये जो 78,663 इतने रुपए का इनपुट टैक्स जो इस मशीन का था, जो मैं अभी क्लेम नहीं कर पाया, ये मुझे वापस नहीं किया जाएगा, बल्कि क्या कहेंगे कि ये आपका फिक्स एसेट्स का इनपुट टैक्स है। आप इसे क्या कर लीजिएगा, आप इसको अगले महीने कैरी फॉरवर्ड, अभी कैरी फॉरवर्ड कर लें, आप इसे अगले महीने क्लेम कर लीजिएगा। तो इस तरह से हमारा फिक्स एसेट्स का कैरी फॉरवर्ड आया था। अब क्लियर है आपको? और बताएं जी, और किसी का इशू है तो मुझे बताएं, अगर नहीं है तो हमारा ये, आप इसे कह सकते हैं कि यू कैन से दैट दिस इज वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन। मैंने पहला सवाल ही वो पकड़ा था जिसमें फिक्स एसेट्स का भी कैरी फॉरवर्ड है और नॉर्मल का भी कैरी फॉरवर्ड है। चलिए ठीक है। अब चूंकि टाइम थोड़ा सा ऊपर हो गया है, मैं आज एक ही सवाल करवा रहा हूँ। कल का टारगेट है, कल थोड़ा सा मैं एक्सटेंड करूंगा। कल मैंने आपको 4 सवाल जो है लाइव पे करवाने हैं, लाजमी लाइव करवाने हैं। मेरे ख्याल से मैं लाइव क्वेश्चंस करवा लूँ 1-2 दिन लगा के, वो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। अब मेरे पास ना टेक्स्ट में कुछ थ्योरेटिकल चैप्टर हैं जो प्योर रट्टा बेस्ड चैप्टर है, जो रट्टा मारने हैं आपने। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन और एथिक्स ये आप लोगों से अभी शेयर नहीं किया ना। एथिक्स हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, रिटर्न्स, असेसमेंट, अपील वगैरह, ये मैंने शेयर नहीं किया ना आप लोगों के एलएमएस के ऊपर। जरा मुझे ग्रुप में बताएं। तो मैं ये चैप्टर नंबर 2 मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, एथिक्स हो गया, इनकी मैं आपके एलएमएस के ऊपर वीडियो अपलोड करवाता हूँ। आप अगले 2 दिन जो है उसको उन वीडियो से कंप्लीट करें, और मैं अगले 2 दिन आपको जरा कोई 5-6 न्यूमेरिकल्स जो है वो करवाना चाह रहा हूँ, ताकि आप लोगों की थोड़ी सी प्रैक्टिस वे में तैयारी जो है अच्छी हो जाए। आप बताएं क्या कहते हैं आप लोग? आई रियली वांट कि मैं आपको थोड़े से न्यूमेरिकल्स मजीद लाइव करवाऊं रेदर देन कि आप खुद करें। तो कल का टारगेट है मेरा रीसेंट अटेम्प्ट का न्यूमेरिकल, मतलब रीसेंट अटेम्प्ट के 3 न्यूमेरिकल्स जो मुश्किल वाले हैं मैंने वो करवाने हैं। तो कल का भी मेरा टारगेट न्यूमेरिकल्स का है, और 3 न्यूमेरिकल्स मैं कल लाइव करवाना चाहता हूँ, और 3 न्यूमेरिकल्स जो है वो मैं परसों लाइव करवाना चाहता हूँ। ठीक है। तो एक काम करते हैं फिर, कॉन्स्टिट्यूशन और एथिक्स जो है ये प्योर रट्टा बेस्ड चैप्टर है, प्योर रट्टा बेस्ड चैप्टर। ये मैं आपके एलएमएस के ऊपर अपलोड कर दूं, ताकि आप इनको एक दफा देख लीजिएगा, वो एक दफा देख लेंगे आपके लिए इनफ है। और बाकी जो है मैं अगले 2 से 3 दिन जो है वो मैं न्यूमेरिकल्स में लगाना चाह रहा हूँ, ताकि मैं मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करवाऊँ। अदरवाइज मैं आपको 1 या 2 या 3 मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स जो है वो करवा पाऊंगा, बाकी जो है वो फिर नहीं हो पाएगा। तो नाउ दैट्स योर गोल, व्हाट यू सजेस्ट, मुझे ग्रुप में बता दें, मैं बता देता हूँ आपको।